तो वेलकम टू इमेजिन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपका सीबीएसई केमिस्ट्री का 2025 का जो आपका एग्जाम सेट है उसका मैं टोटल सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, देखो सेट 1, सेट 2, सेट 3 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस केवल क्वेश्चंस को आगे पीछे करा गया है। मेरे पास फिलहाल जो सामने सेट खुला है वो मेरे पास सेट नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें बेटा उन्होंने सेक्शन ए में एजर्जन और रीजन से बेटा स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, जो मेरे पास सेक्शन ए है उनके जो शुरुआत, अगर आप सेट 2 आप देखेंगे, कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा बेटा इधर स्क्रीन पे आ जाएगा, आपका कोई भी सेट हो अपना आप मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास जो है वो सेट 2 है और इन्होंने एजर्जन और रीजन के साथ स्टार्ट किया हुआ है। पेपर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे पेपर आ जाएगा। आप देखो एजर्जन ए, पहले क्वेश्चन का जो एजर्जन दे रखा है, लिखा है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। गलत लिखा है भैया, लिखा है विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं। आपको कीड़ा सिखाया गया था, आपको कीड़ा सिखाया गया था, KEDA कीड़ा। तो कीड़ा से आपको ध्यान होगा कि बेटा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यही 4 होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा स्टोर होते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं। वो तो उल्टी ही कहानी बता रहा है, कह रहा है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। एजर्जन साफ साफ गलत लिखा है। आपका विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी में बेटा स्टोर होता है, एजर्जन तो गलत हो गया। फिर लिखा है रीजन में क्या लिखा है, विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल। सही बात है, विटामिन डी जो होता है फैट सोल्यूबल, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल होता है वही हमारी बॉडी में स्टोर हो पाता है, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल है वो तो वाटर के साथ बॉडी के साथ बाहर निकल जाएगा, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर लिखा है विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आवर बॉडी इन यूरिन। ठीक है भाई, जब फैट सोल्यूबल है तो बॉडी में यूरिन के माध्यम से नहीं निकलेगा। मतलब देखो पहले क्वेश्चन का जो मेरे पास है एजर्जन आपका फॉल्स है और रीजन आपका जो लिखा है मतलब रीजन करेक्ट दे रखा है, तो अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, एजर्जन ए, डी ऑप्शन में चला जाएगा। एजर्जन ए आपका हो जाएगा फॉल्स और जो आपका रीजन है वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, दूसरे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। लिखा है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं कि बेटा मेरे पास जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाले का बता रहा हूँ, वो लिखा है मेरे पास एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, मतलब एनिलीन की बात कर रहा है। लिखा है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन गैब्रियल थैलीमाइड में नहीं बन सकते हैं, तो सही बोल रहा है, नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गैब्रियल थैलीमाइड पढ़ के गए होंगे तो आपने, सर ने, आपके टीचर ने थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आपको बताई होगी कि उसमें हम लोग इस तरह से नाइट्रोजन का एक न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते हैं बेटा अपना RX देते हैं। क्या देते हैं बेटा? RX। अब बताइए, अगर ये X मेरे पास, अगर ये R मेरे पास एरोमेटिक एमीन हुआ, अगर मेरे को एरोमेटिक बनाना है तो ये मेरे पास बेंजीन, क्लोरोबेंजीन टाइप का होना चाहिए। और आपको अच्छी तरह पता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है बेटा उसका एसन रिएक्शन में हाथ बहुत तंग है बेटा, है ना। क्लोरोबेंजीन एसन रिएक्शन में नहीं देता है, इस वजह से हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड का एजर्जन सही लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड का जो एजर्जन है सही लिखा है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अच्छा, रीजन में क्या लिखा है, एरिल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा है कि जो मेरे पास भाई इसके लिए आपको जो R रखना पड़ेगा वो एरिल रखना पड़ेगा, जो कि एसन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इसका देखो एजर्जन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्जन, मतलब ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड एजर्जन में आ जाओ। थर्ड का लिखा है कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑफ रिएक्शन ड्यू विद मिनरल एसिड। बिल्कुल सही बात लिखी है। अगर मैं कॉपर को किसी भी मिनरल एसिड में डालता हूं तो ये H2 गैस नहीं निकालता। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो वहां पर बताया गया होगा जो कॉपर होता है वो H के नीचे आता है और इस वजह से कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये तो सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है कि कॉपर एसिड से बेटा, डाइल्यूट एसिड से H2 गैस नहीं निकाल पाता। कारण ये भी है क्योंकि ये H के नीचे आता है कॉपर, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और नीचे रीजन में क्या लिखा है, कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। परफेक्ट बात बोल दी, मतलब उसने एजर्जन भी सही लिखा है और रीजन इज द
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्जन, मतलब आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जो आपका ए नंबर होता है, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, एसर्जन लिखा है ए में, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कह रहा मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, मतलब जो कंसंट्रेशन आप लेके चले हैं उसको डबल कर दिया तो हाफ लाइफ टाइम ऑल्सो डबल हो जाएगा। कहाँ से डबल हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लें। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आपको ये सिखाया गया, बताइए इस हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन तो कहीं आ ही नहीं रहा है। जब बेटा इनिशियल आ ही नहीं रहा है तो इनिशियल पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इनिशियल को डबल करने से टी आप कैसे डबल हो जाएगा। एसर्जन तो फर्जी दे दिया उसने, फर्जी एसर्जन, हटाओ उसको, रीजन में आओ। लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भाई रीजन सही दिया है, मतलब एसर्जन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। फिर से आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, फिर से आप कहाँ जाएंगे बेटा, डी ऑप्शन के साथ बेटा जाने वाले हैं, ठीक है। आपका पेज ही हट गया, मैं दूसरा पेज लगा रहा हूं अपना, ठीक है। अब देख लीजिए 4 क्वेश्चन मेरे पास हो गए, एसर्जन रीजन के चारों थे। आगे देखते हैं कि आगे बेटा क्या पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, ये विटामिन ए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा ऑब्जेक्टिव चालू हो गया है। लिखा है स्कर्वी इज कॉज्ड, ठीक है, स्कर्वी आपको पता होगा, ठीक है, डिफिशिएंसी रोग है, ठीक है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, लिखा है विटामिन B1। देखो वैसे तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से बेटा स्कर्वी हो जाता है, मगर भाई उसने विटामिन सी का तो कहीं नाम ही नहीं लिखा, मगर विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो उसने लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। तो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं कि विटामिन सी का दूसरा नाम बेटा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन टिक होगा 5वें का, जिसमें लिखा है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, या तो विटामिन सी सही होता है या उसका जो नाम दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर। देखो डीएनए के स्ट्रक्चर या आरएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स जो ज्वाइंड होते हैं, देखो ग्लाइकोसिलेटिक जो लिंकेज होता है वो बेटा कार्बोहाइड्रेट में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो प्रोटीन्स में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं होता है, तो फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। आप ध्यान करिए, थोड़ा गैस भी लगा लिया होगा कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें फास्फेट ग्रुप होता है, तो सीधी सी बात है वहां पे जो 2 न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो आपस में लिंक, आपका पेपर इधर बन गया होगा बेटा, है ना। आपका जो न्यूक्लियोसाइड है वो फास्फोडाइईस्टर लिंकेज द्वारा आपका अटैच्ड होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देखो भाई प्रोटीन का जो नेचुरल फॉर्म है वो नेचर्ड होता है, उसको अगर मैं डीनेचर्ड कर दूं, मतलब हीट कर दूं, एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं, एक्सेस ऑफ सॉल्ट डाल दूं, लाइट डाल दूं, कोई रिएजेंट डाल दूं, तो वो उलझ सा जाता है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल डीनेचर का है, ठीक है। तो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट बिल्कुल सही लिखा है, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे सीधे इसी के साथ चले गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, कर्डनिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क से जो हम लोग कर्ड बनाते हैं बेटा, वो भी एक प्रकार का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जरा ऑप्शन डी पे ध्यान दे, तो लिखा है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो जब बोथ ए एंड बी है तो सी तो वैसे भी नहीं सही हो सकता, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सही है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए, लिखा है द कन्वर्जन ऑफ सैलिसिलिक एसिड कैन बी अक्युमुलेटेड बाय, देखो भाई फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। देखो भाई अगर मेरे को फिनॉल से बनाना है, अगर मेरे को फिनॉल, ये तो फिनॉल हो गया, और मेरे को बनाना है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहा है, सैलिसिलिक एसिड, तो भैया ये तो हम लोग बनाते हैं अपना कोल्बे रिएक्शन से, ठीक है। अगर वहां पे देता है सैलिसिल एल्डिहाइड तो हम लोग बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, तो यहाँ पर आप कोल्बे धूल लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है व्हाट विल बी द फॉर्म बाय द आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेटा वहाँ एल्डिहाइड बनता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बच्चा आपका हमेशा कीटोन बन जाता है। तो जो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं तो हमेशा कीटोन बनेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है, और आपका कीटोन ही सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो लिखा है एक IUPAC आया है, अब इस IUPAC में उसने 2
ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले दे दिए हैं, तो फिलहाल उसने देखो मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूजन वाला कौन सा है। एक तो 1 क्लोरो 4 मेथिल, मतलब यहाँ से ले लो 1 क्लोरो तो 4 मेथिल ले लो और फिर बेंजीन बोल दो, फिर लिखा है 1 मेथिल 4 क्लोरो। तो इस केस में जब दोनों दिख रहे हैं तो हम सीधी बात अल्फाबेट के ऑर्डर से जाना चाहिए हम लोगों को, तो भैया ये हम लोग यहाँ से नंबरिंग मानेंगे क्योंकि अल्फाबेट में सी पहले आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेटिक स्पेसीज। देखो बताना इसमें से कौन सा डायमेटिक है। मेरे पास आपका क्वेश्चन इधर आ गया होगा, देखिए ये आपका दे रखा है पहला ऑप्शन NiCN का होल 4 डबल मैन। देखो अच्छी तरह पता होगा यहाँ पर निकल, अगर निकल आप ड्रा करेंगे तो निकल +2 है, निकल +2 मतलब आपका हो गया D8 कॉन्फ़िगरेशन। निकल +2 मतलब होता है D8, तो भाई D8 मैंने ड्रा कर लिया, D8 ड्रा कर लिया। उसके बाद बताइए आपका लीगेंड कैसा लगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लगा, मतलब ये पेयरिंग कर देगा। तो भाई सब इलेक्ट्रॉन तो यहीं पेयर्ड हो गया ना, बाकी जो लीगेंड आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहला ही ऑप्शन जो हो गया, और मल्टीपल सेलेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो 11 का छांटना था। डायमेटिक स्पेसीज कौन सा है, तो 11 का जो आपका ऑप्शन ए है वही आपका डायमेटिक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स, दो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा बोर्ड रफ ही कर लेता हूँ क्योंकि उधर मेरा पेपर आ रहा होगा, उधर मेरा पेपर आ रहा होगा, तो पेपर के पीछे ना मैं चला जाऊँ, इस वजह से मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। आपको दो आइसोमर, तो मैं सीधे बता दूँ क्वेश्चन नंबर 12 में आइसोमर दे रखे हैं। एक में देखिए ये दे रखा है आपका, लिखा है कोबाल्ट लिखा है, फिर NH3 का होल 5 करके NO2 कर दिया है और यहाँ पर उसने +2 कर दिया, ठीक है। और उसने भाई यहाँ पर एक दे दिया है कोबाल्ट NH3 का होल 5 और ONO कर दिया और होल डबल प्लस, ठीक है। तो बताओ पूछ रहा है भाई कौन सी आइसोमरिज्म, तो आपको एक लिंकेज आइसोमरिज्म पढ़ाई गई थी क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोबाल्ट जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ और यहाँ बेटा कोबाल्ट जुड़ा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बेटा लिंकेज आइसोमर्स हैं, तो बेटा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 नंबर में आ जाओ, द एलिमेंट हैविंग ए आर्गन दे रखा है D10 4s। अब खुद बताइए D10 और 4s1 किस में होता है बेटा, ये आपका जो D10 दे रखा है, ठीक है, 3D10 है 4s1, तो भाई ये आपका कॉपर का केस बनता है क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मेरे पास होता है 4s1 और 3D10। तो ये आपका जो सही स्टेटमेंट है इस वाले का बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का कॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेजर ऑफ द। देखो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट्री की, तो उसको तो मोस्टली हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन मेजर ऑफ द एक्टिवेशन जितना स्टोचियोमेट्री भी नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बेटा उसको हम लोग बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये मेरे पास 14 नंबर हो गया। 15 में आ जाओ, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। जिनके पास सेट टू हो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ, इनमें से फॉल्स छांटना, ठीक है। कह रहा रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसर्नेंस ऑफ रिएक्टेंट। देखो भाई जो रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो सही लिखी बात, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट आप कैसे बनाते हैं, dx/dt इज इक्वल टू k, क्वेश्चन बगल में आ गया होगा, और a की पावर 0। तो सीधी सी बात है रेट जो होता है वो कंसर्नेंस में डिपेंड नहीं करता भाई। आपको इन फॉल छांटना पहला करेक्ट हो गया। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ठीक है। कह रहा है जो हाफ लाइफ टाइम होता है, देखिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू आती है A0/2k, ये वैल्यू आपके जीरो ऑर्डर के लिए आती है, ये भी सही लिखा है। जो टी हाफ होता है वो बेटा k के इन्वर्सली होता है हाफ लाइफ। फिर लिखा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो। देखो भाई किसी रिएक्शन का ऑर्डर तो बेटा जीरो हो सकता है बच्चा, मगर मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही फॉल्स दिया, वही गड़बड़ है, ठीक है। 16 में आप आ जाइए, लिखा है द चार्ज रिक्वायर्ड रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस से MnO2 के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप Mn का निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो +7 आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे +4, तो बताओ कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का। तो 3 फैराडे आपका खर्च होगा, कितना खर्च होगा, 3 फैराडे। अगर यहाँ 2 मोल कहता तो मैं 6 फैराडे कर देता, फिलहाल आपका 3 फैराडे यहाँ पर खर्च हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मैं लेफ्ट में ही क्वेश्चन बेटा सॉल्व करूंगा क्योंकि राइट में मेरा जो है ना वो पेपर आपका उधर आ रहा होगा, तो राइट की जगह मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ए पार्ट है, कह रहा इन द सेक्शन बी में आ गया, मेरा सेक्शन बी में आ गया है, सेक्शन
बी बच्चा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका देखो पहला क्वेश्चन लिखा है इन द फॉलोइंग, कह रहा कौन सा SN1 फास्टर देगा। भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। कितनी बार आप लोगों को बैच में या यूट्यूब में मैंने बता रखा है कि भाई जो SN1 होता है भाई वो SN1 कौन सा, थर्ड ऑर्डर का। देखिए ये जो है वो थर्ड डिग्री का है तो इसका रेट बड़ा फास्ट होगा, और ये 17 का ए है तो ये SN1 ज़्यादा फास्ट होगा, ये SN1 थोड़ा स्लो होगा। मेरे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं बी, इसका बी पार्ट भी है, 17 का बी पार्ट भी है। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो SN2 के लिए क्या है, SN2 के लिए मेरे को डिग्री देखनी, और एक चीज ध्यान रखिएगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वहां न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करता है, SN2 का रेट फास्ट होता है। पहले लिखा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे। तो भाई ब्यूटेन हो गया तो मैंने ब्यूटेन बना लिया पहले, फिर 2 पे आपका बोल रहा ब्रोमो, चलो कोई बात नहीं कुछ नहीं करना, 2 ब्रोमो हो जाएगा, और 2 पे मेथिल तो 2 पे ही मेथिल, ये तो भाई थर्ड डिग्री का हो गया, ये SN2 सबसे स्लो देगा। उसके बाद क्या लिखा है 1 ब्रोमो पेंटेन, तो ये भाई देखो 1 ब्रोमो पेंटेन ये आपका हो गया 1 डिग्री का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 2 ब्रोमो पेंटेन, ये भाई काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब देखिए ये मेरे पास है थर्ड डिग्री का, ये मेरे पास है 1 डिग्री का, ये मेरे पास 2, तो ऑर्डर क्या बनेगा, SN2 का ऑर्डर बनाना है बेटा, तो सबसे स्लो SN2 आपका देगा थर्ड डिग्री वाला मतलब पहला वाला, उसके बाद 2 डिग्री मतलब ये लास्ट वाला, उसके बाद फिर आपका सबसे फास्ट देगा 1 डिग्री। तो जिन बच्चों ने ये ऑर्डर बनाया होगा उनका बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। मेरे क्वेश्चन जो है बेटा राइट में पेपर में आए उधर साइड आ गए होंगे, तो मैं अपना जो सॉल्विंग पोर्शन करूंगा बेटा वो लेफ्ट में ही करूंगा, अदरवाइज राइट में मेरा पेपर के बैग में चला जाता है बोल। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ए रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 18 है ए रिएक्शन ये सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन है जो रिएक्टेंट के कंपेयर में सेकंड ऑर्डर की है, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसेंट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड एंड रिड्यूस बाय हाफ। देखो भाई अगर मेरे पास कोई सेकंड ऑर्डर का है तो भैया कह रहा है कि पावर तो 2 लगा लो, सेकंड ऑर्डर का हो गया। अब कह रहा है कि रेट कैसे इफेक्टेड होगा, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूं एक बार और एक बार हाफ कर दूं, तो भाई डबल कर लो भाई, एक बार इसको डबल कर लीजिए आप, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k, तो 2a की पावर 2 हो जाएगा, तो डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, बात समझ रहे हैं। और अगर इसका आप हाफ करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, हाफ करने का मतलब आप a बाई 2 का पावर 2 करेंगे तो ये k बाई 4 और a स्क्वायर, मतलब कुल मिला के जब आप डबल करेंगे आप कंसंट्रेशन को तो आपका 4 टाइम्स रेट हो जाएगा, और जब आप हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो बच्चे ये सॉल्व करके आए होंगे इस तरह से उनको बिल्कुल पूरे नंबर पूरे सिक्योर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो भाई 19 जो है वो भाई सीधा सा आप देख लीजिएगा अपना डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक में सीधे उसने क्रोमाइट ओर का दे रखा है। कई बार मैंने जो 4-5 लेक्चर्स डाले थे भाई जो इंपॉर्टेंट वाले, पेपर आप मैच कर लो ना जाके अपना वीडियो जाके, भाई मैं किसी ना एविडेंस लेके नहीं आ सकता, इतनी मेरे पास सुविधाएं नहीं अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लो। मैंने क्रोमाइट से बता रखा है कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 17-18 पूरा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और इन सब कंपाउंड से रिएक्शन भी उसको करानी है। ठीक है ना। अब देखो 20 नंबर मैंने बताया था, एक काम करो मेरे पास जो मैंने 4 डेज का जो चैलेंज दिया था उसका डे 4 का जरा चैलेंज का लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, कौन कहे सर तो हवा में बातें, हाँ मेरी बातें सब हवा में होती हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं की बातें सब आती हैं। ठीक है, अरे नहीं भाई मेरी बातें भी मैंने, आप जाके देख लो डे 4 चैलेंज का, आप मेरा पेपर जाकर सोल्यूशन देख लो, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है। मैंने चिल्ला के बताया था कि कोबाल्ट +3 के साथ केवल हेलोजन छोड़ दो, बाकी सब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। बच्चे गलत करके आते हैं, सब जगह बताते हैं कि भाई अमोनिया वीक फील्ड होता है, नहीं भाई एक केस है कोबाल्ट +3 साथ अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा है CO, ये मेरे डे 4 चैलेंज में क्वेश्चन था, ये इनर कॉम्प्लेक्स है, ये वाला मेरे पास इनर कॉम्प्लेक्स है, और ये जो Ni वाला है NiNH3 का होल 6 वाला है, ये मेरे पास आपका ये कौन सा है +2 है। ठीक है, ये आउटर है। तो देखो ये केस कैसा आ गया, कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया आ गया ना, तो यहाँ पेयरिंग कर देगा। कोबाल्ट +3 का मतलब पता है आपको, कोबाल्ट +3 का मतलब हो जाएगा 4 है 0 3d6 हो जाएगा, क्या हो गया D6, और भाई D6 है, और मैंने कहा कोबाल्ट, मैंने कहा ना डे 4 चैलेंज का आप लेक्चर देख लो यार, 12-13 मिनट का है, मिल जाएगा ये क्वेश्चन उसमें। ठीक है, घंटों लोग पढ़ाते हैं, सुबह लेकर शाम तक लाइव लगे रहते हैं, एक क्वेश्चन नहीं फंसता, यहाँ पे 15 मिनट के एक सेशन में क्वेश्चन फंस जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने बना लिया D6। अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया कोबाल्ट +2, ये पेयरिंग कर देगा भाई, पेयरिंग कर देगा,
तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। निकेल प्लस 2 में अमोनिया, यहाँ पर वीक फील्ड की तरह काम करेगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। तो यही एक्सप्लेन करना था यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और बेटा ये आपका है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई। तो मैंने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चंस फंसे हैं। अब कोई आगे व्यक्ति कहते मैंने जो पढ़ाया वो पेपर, आप पूरा पेपर उससे दिया तो पेपर आउट कराया क्या तुमने? भाई पेपर आउट कराया क्या तुमने? अरे भाई आउट ही करा देते पेपर से अच्छा। पढ़ाया हुआ का एक रेशियो फंसता है, ठीक। जो लोग बताते हैं जो पढ़ाया वही आगे, अरे भाई पेपर आउट होने पर जो पढ़ाया वही आता है। आपके मैंने 4 दिन के चैलेंज में अगर बोल दिया 60% पेपर फंस गया, 4 दिन का वीडियो देख लो 60% पेपर मिल जाएगा। 60% ही बोल रहा हूँ, जितना फंसा उतना बोल रहा हूँ, ये नहीं कि बोल दिया पेपर आउट करा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा भाई आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 20 में 21 के ए पार्ट में आ जाइए। 21 का ए पार्ट लिखा है, देखो न्यूमेरिकल है मेरे पास सिंपल सा, ए रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू पी, ठीक है। मेरे पास जीरो 21 का ए पार्ट है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट दे रखा है, के की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.0030, रेट कांस्टेंट दे दिया है। ए से पी बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा? ए से पी बना रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है हाउ विल बी द टेक फॉर द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ ए टू फॉल डाउन फ्रॉम इतना तो इतना। कह रहा है इनिशियल मेरे पास ए मान लेते हैं। इनिशियल मेरे पास कितना हो गया है? ये है 0.10, ये हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल ए नॉट मान लेते हैं। और जो रिमेनिंग बचा है वो मेरे पास ए हो गया। तो ये कितना दे दिया बेटा उसने? ये दे दिया 0.075। तो देखो मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो के इजिकल टू, एक मिनट रुकेंगे इसमें, है ना। देखो ये होता है मेरे पास के इजिकल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो कह रहा टाइम मेरे को निकालना है, कह रहा कितना टाइम लगेगा। अब बताइए आपके न्यूमेरिकल में बचा ही क्या? देखो टाइम ही तो पूछ रहा है, देयर हाउ, हाँ व्हाट फिल फॉर्म, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड चाहिए मेरे को। अब देखो बताओ, ये मेरे को ए नॉट दे दिया, तो आप ए नॉट यहाँ ये लगा देंगे, ये 0.0, ये आपका ए दे दिया, ये हो गया। आपको टाइम निकालना है और आपको रेट कांस्टेंट सीधा सीधा गिवन है, तो आप लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में और लगा के एक ऑप्शन है, ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का है। न्यूमेरिकल सब एक जैसे आते हैं, बस केवल डाटा बदलता है। न्यूमेरिकल में कोई कहीं इशू नहीं होता, ठीक है। अब बी पार्ट को लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्लेटिनम के सरफेस पे जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो N2H2 में होता है वो जीरो ऑर्डर का होता है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ के, मेरे को रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, मेरे को रेट कांस्टेंट दे रखा है। देखो पहले मैं अमोनिया को डिकम्पोज कर लेता हूँ, तो NH3, तो ये मेरे पास बनता है N2 प्लस क्या हो गया 3H2, ठीक है। अब मेरे को क्या बता रखा उसने? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो dx अपॉन dt इजिकल टू क्या हो गया? के NH3 की पावर में मैं जीरो लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? जीरो, ठीक है। मेरे को ये पता लग गया, क्यों? पावर जीरो मतलब वैल्यू 1 हो गई। तो ये dx अपॉन dt इजिकल टू केवल क्या बचा बच्चा? के बचा। बताइए यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है? के का मान उसने दे दिया है, तो मेरे को रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है ऑफ N2 एंड H2। तो देखो ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है। क्या निकाला भाई? के का मान दे दिया, तो dx अपॉन dt ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। कितना निकाला है मैं? के का मान मेरे को दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखिए मैं इसका इक्वेशन बना लूंगा जो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भाई रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा? ये रिएक्टेंट है तो माइनस का 1/2 डी ऑफ dt ऑफ NH3। देखो भाई रेट ऑफ रिएक्शन ये पूरा आपको गिवन है, इजिकल टू में क्या हो जाएगा? प्लस का 1, केवल 1/1 ही कर लो, स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो डी ऑफ dt ऑफ N2, एक तो आपको ये निकालना है, बराबर ये प्लस का 1/3 कर दीजिए, डी ऑफ dt ऑफ यहाँ पर H2 कर दीजिए। देखिए आपको ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये पूरी फुल वैल्यू जो है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस फुल के बदले मैं ये लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 2.5 10⁻⁴। तो ये तो डायरेक्ट बेटा इसके इक्वल हो गया, डी ऑफ dt ऑफ N2 के ही इक्वल हो गया। तो ये तो एक आंसर आ गया। अब जब मैं इसी वैल्यू के इसको इक्वल करूंगा तो इसका 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7.5 10⁻⁴, ये हो जाएगा डी ऑफ dt ऑफ बच्चा H2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात करें तो ये दो आपके आंसर आ जाएंगे, इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो सेक्शन मेरे पास सी आ गया है, तो मैं सेक्शन सी अपना लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, सेक्शन सी के भी क्वेश्चंस बेटा काफ़ी आसान से आए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास सेक्शन सी में दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
इस सोल्यूशन कंटेनिंग, क्वेश्चन आपका बगल में आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वहां पर। इस सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब 15 ग्राम यूरिया लेना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट मेरे को दे रखा है 60 ग्राम पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कुल मिला के किसी सोल्यूशन का आइसोटोनिक है। भाई अगर दो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं तो बेटा वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। हमको अच्छी तरह पता है कि अगर दो सोल्यूशन बेटा आइसोटोनिक होते हैं ना तो उनकी मोलरिटीज आपस में इक्वल होती है। मतलब जो मेरे पास यूरिया का सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी m1 और जो दूसरा सोल्यूशन है, अभी मैंने देखा नहीं कौन सा दूसरा सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब इन दोनों की मोलरिटीज आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा दोनों 1 लीटर में बना रखे हैं। ठीक है, लिखा है मोलरिटीज बराबर हैं इन सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास इन वाटर और पर लीटर कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। देखो दोनों का वॉल्यूम भी 1 हो गया, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये 1 वाले का हो गया, ये भी हो गया मोल अपॉन वॉल्यूम, ये बेटा 2 वाले का हो गया। दोनों 1 लीटर में है, यानी V1 बराबर मेरे पास V2, नीचे से V का भी काम खत्म हो गया, मतलब मोल 1। अच्छा मोल 1 का मतलब यूरिया के मोल, मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और यहाँ पर भी हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मगर ध्यान रखो ये मेरे पास यूरिया का है और ये मेरे पास ग्लूकोज का है, तो यूरिया का उसने 15 ग्राम दे रखा है और मोलर मास आपका है 60, तो ये 60 हो गया। ठीक है, और ये मेरे को इसका वेट निकालना और ग्लूकोज का मोलर मास मेरे को दे रखा है 180, सीधा सा ये 3 टाइम चला गया, यानी वेट आपका आ गया 15-45 ग्राम। तो जिनका आंसर बच्चा 45 ग्राम आ रहा होगा उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सही होगा। ठीक है, सेक्शन सी का ये पहला न्यूमेरिकल था जिसमें आपको बस मोलरिटीज इक्वल करके, अगर दो सोल्यूशन बेटा अगर आइसोटोनिक होते तो उनके मोलरिटीज इक्वल करके कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 काफी आसान सा है, आपको निकालना है बेटा लेमडा इन्फिनिटी ऑफ एम। ये भी आपको बैच में या कहीं ना कहीं कोरलाउस लॉ में आपको सिखाया गया था, लेमडा एम ऑफ एसिटिक एसिड आपको निकालना है। देखो आपको वैसे भी बताया गया था कोरलाउस लॉ का जो मेन एप्लीकेशन होता है, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डिल्यूशन पे बेटा कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। देखो 3 वैल्यूज आपको दे रखी हैं, बगल में वैल्यूज लिखी हैं, पहला लेमडा मोलर ऑफ बच्चा HCl की कुछ वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 426 दे रखी है। ठीक है, लेमडा मोल इन्फिनिटी मोलर पे दे रखा है आपका NaCl का दे रखा है और ये वैल्यू थोड़ी से कम होगी तो 126 दे रखी है। ठीक है, लेमडा इन्फिनिटी ऑफ मोलर आपका सोडियम एसिटेट दे रखा है, तो ये देख लेते हैं वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चा, ये वैल्यू दे रखी है 91। अब आपको सिखाया गया होगा कि इन तीनों को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो ये वैल्यू बन जाए। तो देखो इसमें जोड़ना क्या है, एक एसिटेट जोड़ना है, एक बच्चा H जोड़ना है, तो एसिटेट वाला ये हो गया और H वाला ये, मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर मैं ये घटा दूंगा ना भाई, NaCl तो लाना नहीं, तो मैं जोड़ूंगा लेमडा m ऑफ CH3COONA प्लस, अब देखो H किस में आ रहा है, H बेटा इसमें आ रहा है, तो लेमडा इन्फिनिटी ऑफ m ऑफ HCl, अब इसमें NaCl का तो कोई काम ही नहीं इसमें, तो माइनस का लेमडा इन्फिनिटी ऑफ मोलर NaCl। अब आप तीनों की वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकते हैं, पहली वैल्यू पुटअप कर दी आप 91, दूसरी 40 उसमें से अलग घटा देंगे ना, फाइनली आपका लेमडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सेक्शन सी मेरा स्टार्ट हो गया, न्यूमेरिकल्स ने सेक्शन सी में ज़्यादा डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल ज़्यादा से मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल काफ़ी आसान से हैं। देखो भाई 24 का एक क्वेश्चन, आप मेरे कहो ना मैंने 4 डेज का चैलेंज डाला था, उसके वीडियो में आप जाके चौथे वीडियो में ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथा वीडियो सुपर हिट वीडियो भाई, आप जाके चेक कर लो, मेरे प्लेलिस्ट में बना होगा। तो देखो लिखा है कि क्रोमियम प्लस टू ये है, ये भी D4 सिस्टम होता है मगर ये ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम है। ठीक है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होता है, ये क्या होता है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और आपका लिखा है Mn+3, ये भी D4 होता है मगर ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है भाई, दोनों D4 हैं मगर वो रिड्यूसिंग ही ऑक्सीडाइजिंग, आपको मैंने सिखाया था ये D4 है, मगर जब मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये D3 हो जाएगा और CFT के अकॉर्डिंग देखो D3 यहाँ पे स्टेबल होता है। ठीक है, ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग क्यों मानना है, क्योंकि जब ये गेन कर लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो D5 हो जाएगा और D5 वाला भी मेरे पास सिमेट्रिकल फिलिंग की वजह से स्टेबल, ये भी सिमेट्रिकल फिलिंग है क्योंकि देखो ये भी, ये तीनों सब में एक ही का, ये पूरा खाली सिमेट्रिकल है तो हुआ, और ये भी पूरा सिमेट्रिकल है, ये भी भरा, ये भी भरा, तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्योंकि इसका D3 आपका CFT के अकॉर्डिंग स्टेबल है। ये मेरे जो लेक्चर चैलेंज 4 का बताया था उसमें आपका लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वजह से जो क्रोमियम+2 होता है बेटा वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और मेरे पास जो Mn+3 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे पास है। ठीक है, अब लिखा है व्हाट, सेकंड बी ऑप्शन है, बी का क्वेश्चन है राइट डाउन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनेड कंट्रैक्शन। देखो भाई
लेंथेनेट कंट्रैक्शन जो होता है वो एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है, सीधा सा एक ही जवाब है, ठीक है। थर्ड नंबर में लिखा है वाई एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड वाई। देखो जो मेरे पास जो 3D के एलिमेंट्स होते हैं उनके साइज थोड़े छोटे हैं, तो उनके 4D 5D के जो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू 3D। तो 3D वाले से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है इन कंपेयर टू 4D। अब 25 में आ जाओ, इन सबके तो बेटा IUPAC नाम लिखने बहुत आराम से हो जाएंगे, बच्चों ने लिख लिए होंगे। Fe लिखा है, उसके बाद En का होल ट्वाइस है और ये मेरे पास Cl2 यहाँ पर प्लस लगा है। तो पहले बताओ यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डाई क्लोरो। पहले क्या देखो इसका नाम तो एथिलीन डाइमीन है, ये पहले मैं लिखूंगा डाई क्लोरो, फिर इसका बिस लगेगा, बिस के आगे क्या लिखा जाएगा एथिलीन डाइमीन। और आयरन, आयरन पे चार्ज आएगा थर्ड, क्योंकि Cl का भी 2 होता है +1, तो आयरन का चार्ज क्या हो गया थर्ड। और यहाँ थर्ड के बाद आप निकालेंगे यहाँ पर आपका आयन लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसी का, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के बाद मेरे पास दे रखा है NH3 का होल 4। अगर में क्वेश्चन फिलहाल लिखा हुआ है H2O और उसके बाद Br बार सल्फेट है, ठीक है। इसका भी देख लो भाई, यहाँ पर पहले मैं कोबाल्ट लिखूंगा। अब एमीन और एक्वा में पहले टेट्राएमीन आएगा, फिर एक्वा आएगा, सॉरी टेट्राएमीन, फिर एक्वा, फिर ब्रोमो, और फिर कोबाल्ट का चार्ज इसका 0 इसका 0, ये -2 -1, कोबाल्ट +3 कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। फोर्थ वाले का मैं नाम सीधे बता देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा साइनाइडो निकलेट आपका सेकंड आयनाइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के ए में आ जाइए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो वो सब पढ़ाया गया। वॉल्व किस्नर में क्या होता है भाई, वॉल्व किस्नर में मेरे पास कोई CO ग्रुप होता है, उसको मैं देता हूँ हाइड्रोजन देता हूँ। हाइड्रोजन क्या होता है बच्चा, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेस। तो जिस जगह पे CO होता है बेटा वहां पर आपका हो जाता है क्या CH2। जिस जगह पर आपका बेस होगा वहां पर, जिस जगह पे CO होगा वहां पर CO के बदले CH2, ये होता है वॉल्व किस्नर, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन आपको सिखाई गई थी, मेरे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लेक्चर्स में है। देखो ये मेरे पास टोलुइन था, इसको मैं देता हूँ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, बाद में कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, तो ये मेरे पास बन जाता है COOH, ठीक है, सॉरी CHO बन जाता है। ये मेरे पास इटार्ड रिएक्शन है। उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पर कैनिजारो, कितनी बार आपको बताई गई होगी कैसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं होता वो कैनिजारो देते हैं। क्या होता है, 2 मोल हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के, पहला फॉर्मल्डिहाइड दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, इसको बच्चा हम लोग क्या देते हैं कंसंट्रेट NaOH। एक मॉलिक्यूल का बेटा होता है ऑक्सीडेशन, एक का होता है रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा फॉर्मिक एसिड, मगर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बना देगा सॉल्ट। तो ये बन जाएगा मेरे पास SCOONA सोडियम फॉर्मेट, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इतना बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और लगा के सेक्शन और दे रखा है। अब देखिए इसी में और लगा के भाई एक रोड मैप दे रखी है। इस रोड मैप को लगता है मैंने कई बार करा रखा है। उसने पहले बच्चा दे रखा है एसिडिक एसिड। अब ये बताओ एसिडिक एसिड को अगर बेटा हम लोग SOCl2 दे देंगे थायोनिल क्लोराइड, तो जहाँ OH वहाँ लग जाएगा Cl। हमें लगता है इसको कई बार आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बता रखा है। ये बन गया एसिड को। अगला क्या दे रखा है बेटा रोजनवुड, आपको कितनी बार बताया गया होगा, इसी फॉर्म में मैंने बता रखा है रोजनवुड। ये हट जाएगा CH, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को उसने दे रखा है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बेस तो है नहीं बेटा, तो ऑक्सीजन बनेगा केवल, क्या बनेगा हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन बन जाएगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड NNH2 हाइड्रोजन, ये आपका बन के आ जाएगा। अगर यहाँ बेस दिया होता तो बेटा क्लेवेंसन लग जाता, अगर बेस दिया होता तो यहाँ बच्चा क्या लग जाता क्लेवेंसन लग जाता, ठीक है। उसके बाद देखो आप, मैंने कहा ना यार मेरे वो 4 लेक्चर चैलेंज वाले जाके क्यों नहीं देख लिए थे। मैंने डाइबल का बताया था, CN पे ही बताया था। देखो ये दे रखा है मेरे पास CH3CN, लगता है मेरे को यही कन्वर्जन ही मेरे पास था। CH3CN को अगर मैं डाइबल देता हूँ, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम एनाइड्राइड, ठीक है, तो ये हमेशा CHO बन जाता है, CH3CHO, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड। उसको दिया मैंने डाइल्यूट NaOH दे दिया। क्या दे दिया बच्चा डाइल्यूट NaOH दे दिया, तो ये तो बेटा एल्डोल लग जाएगा मेरे पास एल्डोल, तो एल्डोल बन जाएगा इसका CH3CH पे बेटा OH हो जाएगा। उसके बाद CH2 और CHO, उसको आगे बेटा हीट भी करना होता है, तो एल्डोल हीट करने पर बेटा इवन C भी एक मैकेनिज्म से वाटर निकाल देता है, तो CH3OH यहाँ से H यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो जिसने ये आंसर C लिखा है उसका बेटा परफेक्टली है। तो मेरे पास 26 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन में क्या है। 27 क्वेश्चन में कुछ डिफरेंसेस आ गई हैं। मैं उधर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, उधर मेरा पेपर सेट है, इस वजह से मैं अपना मोस्टली पेपर इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 27 में क्या होता है एनएनसियोमर, पहला टॉपिक है। तो भाई एनएनसियोमर क्या होते हैं,
दो ऐसे ऑप्टिकली आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंसियोमर। जैसे लैक्टिक एसिड का डी फॉर्म है और उसका क्या है, एल फॉर्म, ये एनेंसियोमर है। एनेंसियोमर में अगर एक फॉर्म क्लॉकवाइज लाइट घुमाएगा तो दूसरा कैसे, आपने SN1 पढ़ा है तो SN1 में आपको एनेंसियोमर का अच्छा जानकारी दिया गया होगा। फिर रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, अगर मैं डी और एल, एक ही सब्सटेंस के डी और एल को अगर इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करता हूं ना तो बेटा वो बनता है रेसमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि जितना उसमें डी होता है, जितना क्लॉक करेगा उतना बेटा वो एंटी क्लॉक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा तो 27 का बी पार्ट कितनी बार बताया गया है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ठीक है, क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ Cl के पास होता है बच्चा लोन पेयर, ये इससे रेजोनेंस कर लेता है और रेजोनेंस करने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और इस डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता है। इस वजह से क्लोरोबेंजीन जल्दी आपका SN रिएक्शन नहीं देता है। इसी वजह से जो मैंने पहला आज बताया था क्वेश्चन, जिसमें गैब्रियल थैलीमैट से एरोमेटिक एमीन नहीं बनते थे। ठीक है, अच्छा 28 का ये पार्ट लिखा है, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन डी ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है HC डबल बॉन्ड O है। ठीक है, फिर नीचे होता है CHOH का होल 4, नीचे क्या होता है सिस्ट को मैं देता हूँ हाइड्रोक्सिल एमीन, ऑक्सीजन बनेगा H2NOH, ऐसे लिख लूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ से कुछ नहीं करना था, वाटर निकाल के आपको ग्लूकोज का ऑक्सीजन बना के दिखा देना था। ठीक है, 28 का बी पार्ट, एमिनो एसिड सोर्स एम्फोटेरिक बिहेवियर, ये भी मैंने ज्यूटेराइन के फॉर्म में बता रखा था। जो मेरे पास एमिनो एसिड होते हैं उसमें NH2 होता है, CH2 होता है, और क्या होता है COOH। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इसके पास ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक, तो ये H+ का ट्रांसफर हो गया। तो जब एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं ना तो वहां पर आपका ज्यूटेराइन बनता है और ये बताता है कि इसके पास एम्फोटेरिक बिहेवियर है। ये ग्रुप आपका एसिडिक है और ये ग्रुप आपका क्या है, बेसिक है। इस वजह से बेटा आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी लिखा है, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। सिंपल सी बात है, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल होता है और जो वाटर सोल्यूबल होगा वो यूरिन के थ्रू हमारे हिसाब से निकल जाएगा। तो इस वजह से बॉडी में कहाँ से, बॉडी में केवल वही स्टोर होता है जो बेटा फैट सोल्यूबल होता है। हमारी बॉडी से फैट तो निकल नहीं जाता, आप ऐसी कोई घटना बता दो जिसमें हमारी बॉडी से फैट निकलता हो। ठीक, केवल वाटर निकल सकता है या वाटर गेन कर सकती है। तो इस वजह से विटामिन सी जो है वो बॉडी स्टोर नहीं करती। सेक्शन डी मेरे पास देखो स्टार्ट हो गया बच्चा, सेक्शन डी मेरे पास स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी में आपके सामने वो पेज तो पहले से ही है, एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी उसने लिख रखी है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि एसिडिक बेसिक वाले क्वेश्चन आप जरूर से जरूर देख के जाएं। बच्चे मजाक समझते हैं, कहना अरे सर इतने कठिन, अरे नहीं भाई, आपको एसिडिक बेसिक वाले क्वेश्चन, अरे मेरे 4 दिन के वो जरा लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा कितना पेपर फंसा है। आप बताओ, जब टीचर खुद ना बताए, बच्चा बताए सर आपके में फंसा है तो मानेंगे। यहाँ तो टीचर आके खुद ही गाने में लगा हुआ है, मेरा फंसा तेरा फंसा, मेरा ये तेरा वो, ये क्या है, ये मेरे को तो बड़ा ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, अब इनको भैया मेरे को इनके तो बेसिक, तो चौथा तो बेसिक किसी एंगले से नहीं है, इसमें तो कोई बेसिक ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी, सबसे कम बेसिक सी है। बताओ यहाँ पर इसकी बेसिक के नेचर की बात हो रही है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो खींचेगा, तो बेसिक कम, तो ये बी हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक आपका ए। तो इसका ऑर्डर बच्चे ये लिखाए होंगे। सी पता नहीं उसने फर्जी डाल दिया, यहाँ पर NH2 छपा होना चाहिए, आप सही कर लीजिए, पेपर में आपका करेक्शन आ गया, फर्स्ट करेक्शन ऑफ। ठीक, यहाँ पर आपका NH2 होगा। अगर यहाँ पर, अब साथ सुनिए, अगर यहाँ पर NO2 के बदले उसने NH2 कर दिया तो ये मेथिल इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक फिर उल्टा हो जाएगा, फिर सी सबसे टॉप पे, फिर ए और बी। अगर यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को मानता, अगर मैं NO2 ही लेके चलता तो वो पीछे हो जाता, क्योंकि वहां तो कोई बेसिक ग्रुप ही नहीं है। और अगर मैं करेक्शन मान लेता हूँ क्वेश्चन में, ये आपके बोनस में क्वेश्चन जाएगा 100%। अगर यहाँ पर NO2 लिखा था, NH2 हो गया, तो CH3 इलेक्ट्रॉन देके वहां पर आपका NH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और बेसिक नेचर बेटा ज्यादा कर देगा। ठीक है, सेक्शन डी का देखो मेरा ये पहला एक गड़बड़ क्वेश्चन मिला, बोनस मिलना चाहिए इसमें। मैं फिर से CBSE से कहता हूँ कि आप इस पे बोनस दीजिए। ठीक है, अगला क्या लिखा है, वाई PKB ऑफ एनलिन इज मोर देन मेथिलेमिन। ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, इंपॉर्टेंट कितने फंसेंगे भाई। एनलिन जो होता है, पूछ रहा है कम बेसिक होता है इन कंपेयर टू एमीन। ठीक है, एनलिन कम बेसिक है मेथिल एमीन की तुलना में। देखो भाई यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार, लिखा है वाई PKB ऑफ एनलिन इज मोर। देखो जिसका PKB ज्यादा होता है
वो कम बेसिक। बताओ इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर पाएगा, ठीक है ना, मगर इसमें क्या है, इसका लोन पे तो रेजोनेंस में जाएगा। तो भाई जो आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं वो ज़्यादा बेसिक, मतलब ये ज़्यादा बेसिक हो गया, तो इसका पी के बी बेटा कम होगा, इसका पी के बी बेटा ज़्यादा होगा, वही वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। 29 तक हो गया मेरे पास, 30 30 30 30 30 31 कहाँ, 30 नंबर में अभी और भी है सी। अरे लो, सी वाला क्वेश्चन आपको अभी उस दिन बताया गया था, मैंने कहा था कि मेथिल और एथिल वाले केस में आप सावधान रहिएगा। मेथिल वाले में मैंने आपको बताया था कि देखो आपका ये वाला दिया गया ऑर्डर है, ये CH3 का होल ट्राइस N, उसके बाद है CH3 का होल ट्वाइस NH है, और उसके बाद है CH3NH2। इस केस में चूंकि एक्वा सोल्यूशन बोल रहा है, एक्वा सोल्यूशन तो भैया सबसे ज़्यादा तो सेकेंडरी वाला ही होता है, सबसे ज़्यादा आपका सेकेंडरी। इसका मैंने ऑर्डर अभी परसों ही लिखवा है, कल का लेक्चर देख लेते यार, कल का क्यों नहीं देख लिया लेक्चर, भाई पेपर ही आउट था एक प्रकार से, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि मेथिल है, मेथिल में कार्बन कम, तो कम वाला पहले, मतलब ये आपका CH3NH2 हो जाएगा। उसके बाद आपका टर्स, अगर यही एथिल होता, अगर यहीं पर एथिल हो जाता ना, यहाँ पर ये एथिल हो जाता, तो ये एथिल वाला यहाँ पर मतलब यहाँ पर टर्सरी होता और यहाँ पर प्राइमरी होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कुछ लिखा है, वाई एमोनोलिसिस ऑफ एल्किलाइड इज नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है। कह रहा है हमारे पास जो अमोनोलिसिस होती है ऑफ एल्किल हैलाइड की, वो एमीन्स को बनाने के लिए अच्छा क्यों नहीं होती। देखो ये क्या होता है, हमारे पास RX हम लोग लेते हैं और अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, इस घटना को बोलते हैं एमोनोलिसिस। आप ध्यान दिए होंगे, पहले इस रिएक्शन में बनेगा प्राइमरी एमीन बनेगा, मगर थोड़े उसके रिएक्ट होके फिर सेकेंडरी एमीन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्ट होके टर्सरी, कुल मिला के खिचड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एमीन्स की खिचड़ी बन जाएगी। तो जब एमीन्स की खिचड़ी बन जाएगी तो उसको अलग भी तो करना पड़ेगा, खिचड़ाई थोड़ा चल रही तो अलग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो भाई जब अलग करोगे तो अलग करने में होगी दिक्कत, ठीक है। तो इस वजह से एमोनोलिसिस यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब ये बढ़िया मेथड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक ये पैराग्राफ का काफ़ी बड़ा तो क्वेश्चन है, इसको जब मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। मेरे पास वहाँ पे खिचड़ी बन रही थी, खिचड़ी को हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। 31 में एक रोड मैप प्रॉब्लम दे रखी है, 31 का ए पार्ट है, रोड मैप है आपके में, रोड मैप आगे आप देख सकते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, सीधा सा, या तो ये इथाइल अल्कोहल होगा या डाइमेथिल ईथर होगा, ऑक्सीडाइज विद CrO3, काम खत्म, इथाइल अल्कोहल है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज होगा, ईथर जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है CrO3, ये ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखते हैं क्या कहानी बोल रहा है। कंपाउंड बी, वार्मिंग विद आयोडीन एक्वा सोल्यूशन एंड KOH इनहिबिशन, ठीक है। चलो भाई, तो मैं इसको अभी फिलहाल एसिटाल्डिहाइड बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, एसिटाल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल, तो ये मेरे पास बी हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको दे रहा हूँ आयोडीन प्लस, सीधा सा बात है, हेलो फॉर्म रिएक्शन आ गई। हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको पता है ना मेथिल कीटोन, तो ये मेथिल कीटोन हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आयोडो फॉर्म, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडो फॉर्म, और सोडियम फॉर्मेट यहाँ बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, फिर देखेंगे क्या बोल रहा है। वार्मिंग विद आयोडीन एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH गिव येलो PPT, आयोडो फॉर्म येलो कलर का होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा, येलो PPT ऑफ कंपाउंड सी, ठीक है, कंपाउंड सी बन गया है। व्हेन कंपाउंड ए इज हीटेड विद इतना H2SO4 गिवन ए कंपाउंड डी, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को ये 400 H2SO4 देता हूँ, ठीक है, H2SO4 देता हूँ बेटा, ये 413 केल्विन वाला है, आपको अच्छी तरह पता होगा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, मगर ईथर बनाने वाला कौन सा, ईथर बनाने वाला, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाई, इसी के 2 मोल आपस में रिएक्ट होंगे और वाटर निकल जाएगा ईथर। अब ईथर को क्या दे रहा हूँ मैं, HI, तो भाई जब HI दूंगा तो भैया तो सीधी सी बात है, कितना मोल HI देना है, एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस का मतलब एक HI और दे दीजिए आप इसको, तो यहाँ से दो तरफ से काटा पीटी कर दीजिए, आपका बन जाएगा C2H5I के बेटा 2 मोल बन जाएंगे, और आपका क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो मैं बड़ा बड़ा सवाल करके बस आप तक आंसर किसी तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरा जरूरत है कि आप तक आंसर सही पहुंचे, ठीक है। अब इसके बाद देखो भाई, और लगा के बी में लिखा है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, फिनॉल ट्रीटेड विद, देखो भाई सीधे से बोल देता हूँ, फिनॉल का जब नाइट्रेशन कराओगे तो बनेगा पिक्रिक एसिड, कई बार बताया होगा, 2,4,6 10 अगर देखिए प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2H6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, देखो भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ गया, तो ध्यान करिए, अगर मैं प्रोपीन लेता हूँ, इसको देता हूँ B2H6 और इसको देता हूँ फॉलोड बाय H2O2 एंड बेस, तो बेटा मैंने बताया था यहाँ पर वाटर ऐड होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर ऐड होता है, मतलब OH यहाँ H यहाँ, तो मेरे पास लोअर डिग्री का एल्कोहल बन जाता है। तो इसका जो आंसर बच्चे लिख के आए होंगे, जिनका सही होगा
वो 1 प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मैंने कहा था विलियमसन, आप देख लीजिएगा, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कैसे बनेगा, सी पे 3,3 CH3 हो गया, C3CH3, ये हो गया O माइनस Na प्लस प्लस यहाँ पर हो गया मेथिल क्लोराइड। देखो यहाँ पर एलिमिनेशन की कोई संभावना है नहीं, केवल ये यहाँ पे अटैक करेगा, ईथर बनाएगा, ठीक है। विलियमसन ही लगेगा यहाँ पर, केवल और केवल बच्चा विलियमसन ही लगेगा और कुछ नहीं लग सकता। तो ये आपका ईथर बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी के 31 का बी है, गिवन ए सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटन 1 ऑल एंड ब्यूटन 2 ऑल। देखो भाई, जो मेरे पास ब्यूटन 1 ऑल है, मैं बता दूं, ब्यूटन 1 ऑल जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, मगर जो ब्यूटन 2 ऑल है, तो मैं बना रहा हूँ ब्यूटन 1 ऑल। देखो ब्यूटन 1 ऑल का मतलब ये हो गया, ये हो गया, और ब्यूटन 2 ऑल का मतलब देखो ये हो गया। आपको बताया गया था, देखो यहाँ से मेथिल कीटोन ऑक्सीडाइज के बाद आ जाएगा, यहाँ से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मैं रहा हूँ सी पार्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सेक्शन क्या चल रहा है, ई चल रहा है, उसका मैं पढ़ रहा हूँ आपका, ये इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये तो भाई बड़ा उसने अजीब सी व्यवस्था दे दी है, फिनॉल दे दिया है, फिनॉल के बाद क्या दे दिया है भैया, एथेनॉल दे दिया यार। इसके लिए तो भाई एथेनॉल और वाटर, अब भाई एथेनॉल वाटर इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मेथेनॉल एथेनॉल सबसे ज़्यादा तो फिलहाल एसिडिक हो गया, फिनॉल हो गया फिनॉल के बाद आप यहाँ वाटर लिख दीजिए, फिर आप एथेनॉल लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इनके जो pKb वैल्यूज होती है बहुत नज़दीक की हैं, रट के जाना पड़ेगा बच्चे को। अब इनका आईपीसी नाम लिखना है, ठीक है। 32 का आईपीसी नाम मैं बता देता हूँ, 1 2 इन, आपका 2 पे इन हो जाएगा, ब्यूटन 1 और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और 32 का बी, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, लिखा है प्रोपेनल प्रोपेनोन। देखो भाई प्रोपेनल क्या होगा, ये मेरे पास हो गया प्रोपेनल, ठीक है। यहाँ तो भाई एल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया बच्चा प्रोपेनोन। तो सीधा सा आपको टॉलेंस फेलिंग पढ़ाया गया होगा, तो जो प्रोपेनल है उसमें आपका एल्डिहाइड है, ये टॉलेंस देगा, वो टॉलेंस फेलिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन, अच्छा उसका सी पार्ट है, आप इनको कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पर टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, क्या लिखा है मेरे पास, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। टोलुइन को आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो सीधा सीधा पूरा आपका COH ग्रुप आ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अगला लिखा है एथेनॉल टू, आपका लिखा है प्रोपन टू ऑल, ये मेरे को बनाना पड़ेगा, मिनट रुकिए जरा। देखिए ये एक अच्छा कन्वर्जन आया है, एथेनॉल टू प्रोपन टू ऑल। क्या लिखा है मेरे पास, एथेनॉल हो गया CH3CH2OH, और बनाना है मेरे को, क्या बनाना है, प्रोपन टू ऑल। तो प्रोपन हो गया, मतलब 3 कार्बन का 2 पे ऑल, थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि एक चेन भी बढ़ानी और उसमें बीच में OH लगाना, ठीक है। तो पहले मैं इसको बच्चा दे दूंगा PCl5, तो PCl5 दूंगा, तो जहाँ OH वहाँ Cl लग जाएगा, CH3, ये हो गया CH2Cl। फिर मैं चूंकि लेंथ बढ़ानी है, तो मैं इसको KCN दूंगा, क्या दूंगा, KCN। तो CN माइनस क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2CN। फिर इसकी करा दूंगा बच्चा हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो बेटा इसके बाद क्या होगा, ये एसिड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, और ये हो जाएगा COOH, ठीक है। इसको मैं रिड्यूस करा दूंगा LiAlH4 के साथ, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, मगर ये मेरे पास बन गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब मैं इसका कराऊंगा डिहाइड्रेशन, कंसनट्रेट H2O4 साथ हीट कर दूंगा, तो ये प्रोपीन बन जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH। अब मैं सिंपल सा इसमें सिंपल वाटर ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट, मार्कोनिकॉफ नियम से बेटा ऐड हो जाएगा, OH बीच में लग जाएगा, H यहाँ, तो मेरे पास बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रोपेनल तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड, इसमें आप सीधा सा एल्डोल लगा दीजिएगा, तो आपका ये बन के आ जाएगा। तो मेरे पास ये कितने 32 क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब देखता हूँ मेरे पास और कितने क्वेश्चन बचे हैं। 32 हो गया, 33 में एक न्यूमेरिकल ऊपर अलग करने में समय लगेगा, और वाले में आ जाओ। तो सेल पोटेंशियल क्या है आपको अच्छी तरह पता होगा, कि आप ई सेल कैलकुलेट करके बताते हैं, सिंपल सेल, फ्यूल सेल आपको बता रखा है, थ्योरी का पोर्सन है। और देखो मैंने ये इसका देखो 33 का मैंने ये जो बी पार्ट है, 33 का बेटा बी पार्ट है, ये देखो ऊपर अभी E0 सेल वाला सिंपल सा राइट में लेफ्ट घटा के हो जाएगा। एक मिनट देखो, ये मैंने आपको किस तरह से कितनी बार बताया है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है। जिंक सॉलिड लिखा है, उसके बाद लिखा है Zn डबल प्लस, ये मैंने करके भी दिखाया था, और कहा था बच्चा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कैडमियम +2 है, और ये 0.01 मोलर है, यहाँ कैडमियम दे देगा,
और मेरे को दोनों के ई नॉट सेल में, तो ई नॉट आपके रिडक्शन के गिवन होने चाहिए। कैडमियम +2 से कैडमियम का भी दिया हुआ है आपका -0.40 वोल्ट, और आपका दिया है ई नॉट ऑफ जेडन प्लस से जेडन का भी दे रखा है, ये आपका है -0.76 वोल्ट, log 10 1 दे रखा है। ठीक है, पहले तो मैं ये इक्वेशन बना लेता हूँ। बताओ, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ जिंक होगा, तो उधर की तरफ होगा बच्चा जेडन डबल प्लस। ठीक है, कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ कैडमियम +2 होगा, और ये बच्चा बनेगा कैडमियम। इक्वेशन बना ली मैंने, जिंक का ऑक्सीडेशन और कैडमियम का रिडक्शन। तो अब मैं ई सेल निकालूंगा, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो डिवाइड बाई 2। लॉग के अंदर क्या क्या लिखोगे बेटा, जो आयन वाला स्पेसिस है पहले राइट का वो, तो पहले ऊपर लिखोगे जिंक +2 लिखोगे, और नीचे बच्चा किसका लिखोगे, कैडमियम +2 का लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों से क्या निकाल लोगे, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल। राइट वाला कौन सा होता है बेटा, रिडक्शन वाला, ये कैडमियम का है। कैडमियम का कौन सा है मेरे पास, -0.40, ये प्लस का हो जाएगा 0.76, इनको जोड़ लोगे, ई नॉट सेल यहाँ लगा देना, ये सॉल्व भी हो गया। जिंक +2 की वैल्यू क्या लगाओगे बच्चा, जिंक +2 मेरे पास 0.1 लगा देना, और कैडमियम लगाना 0.01, तो ये कट के log 10 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चा। तो उम्मीद है अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अपने सारे आंसर मैच कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बाकी सेट नंबर मेरे पास 3 भी था, उसमें भी आपके पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।